नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। और आज टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। जी हम जानते हैं कि यूरोप के अंदर बहुत सारे अलग अलग देश हैं। आप भी जानते हैं कि यूरोप एक महाद्वीप है, इसमें बहुत सारे देश हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि। तो यहाँ बात हो रही है जर्मनी के एकीकरण की। जर्मनी के एकीकरण की इसका मतलब क्या बनता है कि जर्मनी पहले क्या था कि कई भागों में बंट चुका था। जर्मनी क्या है, कई भागों में बंटा हुआ था और ये छोटे छोटे राज्यों के अंदर या छोटे छोटे राज्यों के रूप में अलग अलग बिखरा हुआ था। तो इस जर्मनी को एक किया गया। जो वर्तमान में हम जर्मनी देख रहे हैं वो जर्मनी बाद में बना था, पहले ये छोटे छोटे भाग में बंटा हुआ था। तो मुख्य रूप से हम देखें ये 3 भागों में बंटा हुआ था, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। हमें सिर्फ एक ही भाग अधिक याद रखना है, वो है उत्तरी भाग, क्योंकि इसी भाग में था सबसे शक्तिशाली और ताकतवर और सबसे बड़ा राज्य पर्सा। सबसे ताकतवर है, चाहे सैनिक मामले में बोल दो चाहे भौगोलिक मामले में बोल दो, पर्सा। यहां ध्यान रखना भाई, पर्सा के नेतृत्व में ही जर्मनी को एक किया गया। जर्मनी को एक करने वाला राज्य, जर्मनी को एक करने वाला राज्य कौन सा है? पर्सा। पर्सा के द्वारा ही जर्मनी को एक किया गया था। यहां बात बोलते में पर्सा कोई व्यक्ति नहीं है, पर्सा एक राज्य है, स्टेट है। तो एक बात होती है डाइट की। डाइट क्या है? डाइट बोलते हैं एक सभा है, एक संस्था है, जहां पर इन तीनों भागों के जो राज्य हैं यहाँ के प्रतिनिधि बोलते हैं, जो जनता द्वारा अथवा सरकार द्वारा ऐसा व्यक्ति जो राज्य का नेतृत्व करता है किसी अन्य जगह पर। डाइट क्या है? यहाँ पर इन राज्यों की ओर से अलग अलग प्रतिनिधि आया करते थे और यहाँ पर इनकी एक सभा हुआ करती थी। उस सभा का नाम था डाइट। चलिए बढ़ते आगे, फिर क्या हुआ? देखिए भाई, जर्मनी के एकीकरण में कुछ बाधाएं आई। जर्मनी के एकीकरण में कुछ बाधाएं आई, उन बाधाओं के बारे में करते हैं बात। जर्मनी के एकीकरण में कुछ बाधाएं आई, उन बाधाओं की करते हैं बात। तो कौन कौन सी बाधाएं? चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहां करते हैं बात जर्मनी के एकीकरण में आने वाली बाधाएं। तो बाधाओं में करते हैं बात नंबर 1, ऑस्ट्रिया का हद से। एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, यूरोप महाद्वीप में कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी लगातार जर्मनी के राज्यों में रुचि रख रहा था और वह चाहता था किसी न किसी बहाने से उन राज्यों पर उसका हक हो जाए। तो ऑस्ट्रिया के कारण भी जर्मनी का एक होना मुश्किल लग रहा। नंबर 2, जर्मन राज्यों में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक भिन्नताएं। किसी भी जर्मन राज्य में आपस के अंदर कोई प्रकार से एकता नहीं थी। सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार की मुद्राएं थी और अलग अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। तो इन अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण जर्मनी का एक होना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। नंबर 3 कारण, इंग्लैंड व फ्रांस। इंग्लैंड में फ्रांस भी लगातार अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, आप जानते हो इस टाइम तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और इंग्लैंड अपने माल को बेचने के लिए ऐसे ऐसे राष्ट्र और कंट्रियां ढूंढ रहा था जहां उसके माल की खपत हो सके। इंग्लैंड को डर था अगर जर्मनी एक हो गया तो उसके माल की खपत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए वह चाहता नहीं था कि जर्मनी एक हो, वह चाहता था जर्मनी हमेशा ही अलग अलग टुकड़ों में या भागों में बंटा हुआ रहे। यह भी एक कारण था। नंबर 4, कमजोर सैन्य शक्ति। आप जानते हैं कि छोटे छोटे राज्य थे तो बड़ी सी बात है, उनके पास विशाल सेनाएं नहीं थी। और आप जानते हैं जिस कंट्री के पास विशाल सेना नहीं हो तो वह बड़े राष्ट्र के साथ टक्कर लेने या दुश्मनी लेने के लायक नहीं होता। इसलिए हम मान सकते हैं कमजोर सेना होना भी एक प्रकार से जर्मनी का एक होने में बाधाएं थी। नेक्स्ट है जागृति का अभाव। इसके अलावा कोई इतना बड़ा नेता नहीं था जिसकी पहुंच जर्मनी के समाज में या जर्मनी के एक एक लोगों में उसकी जानकारी हो। इसलिए कोई भी बड़े नेता के नहीं होने के कारण भी जर्मनी का एक होना बड़ा मुश्किल लग रहा था। लास्ट है पोप का अभाव। पोप बोलते हैं जो ईसाई धर्म में जो गुरु होते हैं तो बोलते हैं पोप। तो इन पोप को भी एक डर था कि अगर जर्मनी एक हो गया तो उनका जो नाम है प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी जब तक अलग अलग था तब तक प्रत्येक राज्य में पोप अपनी दखल अंदाजी किया करता था। और अगर जर्मनी एक हो गया क्या होगा? इन पोप को फिर कोई पूछेगा भी नहीं। तो पोप का प्रभाव भी कारण है।
चलिए आप फटाफट से इन 6 पॉइंट को नोट कर लीजिए, बढ़ते आगे। बढ़ते आगे बात करते हैं उन तत्वों के बारे में जिन तत्वों के कारण जर्मनी एक हुआ था। इससे पहला है जोल्वे राइन संधि 1818 में। आप जानते हैं जर्मन उस समय 39 छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और इन 39 राज्यों में अलग अलग प्रकार की करेंसी या मुद्रा थी। तो सोचिए भाई, अलग अलग प्रकार की करेंसी चलती हो तो क्या होगा, दबाव बढ़ेगा। तो यहाँ संधि हुई। इस संधि में भी आप जानना भाई, प्रसा जो राज्य है उस प्रसा राज्य ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और प्रसा राज्य के द्वारा ये संधि करवाई गई थी सभी 39 राज्यों को मिलाकर। इसमें और क्या हुआ, इसमें विवाह की चुंगी खत्म कर दी। आप ध्यान में, चुंगी क्या होती है, जो लोग पहले के वो जानते हैं, वर्तमान में चुंगी व्यवस्था इंडिया के अंदर भी समाप्त हो चुकी है। इसमें होता क्या था कि प्रत्येक शहर के बाहर एक चुंगी नाके की स्थापना की जाती है और वहां से जो भी वाहन या मालगाड़ी, ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह जो वहां से निकलेगा उनको रोक कर उनके माल के बारे में पूछताछ की जाएगी और उनसे कुछ शुल्क वसूला जाएगा। ये काम था चुंगी का। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ बात ये हुई कि अब चुंगी की समाप्ति कर दी जाएगी और उन सभी राज्यों के बीच में बिना किसी अवरोध के व्यापार कार्य किया जाएगा। इसके अलावा सभी मुद्राओं को समाप्त करके सिर्फ 2 ही प्रकार की करेंसी या नोट रखे गए, बाकी सभी प्रकार की जो मुद्रा थी उसको समाप्त कर दिया गया। नंबर 2, बौद्धिक आंदोलन। उस समय जर्मनी के अंदर बहुत सारे विद्वान या ऐसे ऐसे क्रांतिकारी विचारक आए जिन्होंने जर्मनी के लोगों को बताया कि जर्मनी क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जर्मन लोगों में भावना बढ़ेगी कि जर्मन क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति है, विश्व में उनके समान कोई भी श्रेष्ठ जाति नहीं है। इस भावना का क्या हुआ, लोगों में लगा हाँ भाई हम कुछ हैं और इन्होंने क्या किया, एक होने का प्रण लिया। इसके अलावा बात करें 1815 में पर्सन सैट नामक एक संगठन की स्थापना की गई। ये संगठन भी लोगों को जोड़ने का काम किया करता था। नंबर 3 है औद्योगिक विकास। उस समय जर्मनी के छोटे छोटे राज्य भी इंग्लैंड और फ्रांस के भांति अपने देश में छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना कर रहे थे। इन उद्योगों के माध्यम से ये लोग भी अपने विकास को, अपने देश के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। तो ये भी कारण रहा है कि इन सब 3 कारणों के सहायक होने से भी जर्मनी का एक होना सफल रहा। जल्दी फटाफट से नोट कर लीजिए, बढ़ते आगे। हाँ, बात करते हैं फिर से कि जर्मनी का एकीकरण है उसे 3 चरणों में किया गया। बस इस बात को आप एग्जाम के लिहाज से जानना कि जर्मनी का एकीकरण है उसे कितने भागों में किया गया, 3 चरणों में। पहला है डेनमार्क युद्ध हुआ था और गेस्टाइन संधि हुई थी। फिर ऑस्ट्रिया युद्ध हुआ था और प्राग संधि हुई थी। फिर फ्रैंक युद्ध हुआ था और फ्रैंकफर्ट संधि हुई थी। पर ध्यान रखना, इसमें 2 संधियां हैं, गेस्टाइन और प्राग। ये दोनों ही संधियां ऑस्ट्रिया के साथ में हुई थी। ये बात है मुख्य जो आप ध्यान रखना, ये दोनों ही संधियां ऑस्ट्रिया के साथ में हुई थी। और वही बात करें फ्रैंकफर्ट, तो नाम से आपको ध्यान पड़ रहा है ये संधि किससे हुई थी, फ्रांस के साथ में हुई थी। तो इस तरह से ये संधियां वगैरह हुई थी। चलिए बढ़ते आगे। डेनमार्क युद्ध। अब आती बात युद्ध क्यों हुआ था, तो ध्यान रखना कि डेनमार्क ने 10 राज्यों पर अपना कब्जा कर रखा था और इन राज्यों को डेनमार्क अपने अंदर मिलाना भी चाहता था। तो ये बात जब वर्षा को ध्यान पड़ी तो वर्षा यूरोपीय संघ की बैठक में गया और वहां उसने मामला उठाया कि डेनमार्क है वो जर्मनी के इन 10 राज्यों को कब्जा कर रखा है और इन्हें वो अपने अंदर मिलाना चाहता है। परंतु वहां पर डेनमार्क ने बात बोली कि डेनमार्क कंट्री की कोई भी इच्छा नहीं है कि किसी भी राज्य पर जबरदस्ती रूप से कब्जा करे। परंतु समय के साथ क्या हुआ कि डेनमार्क ने क्या किया, उन राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया। तो यहाँ ध्यान रखना, इस युद्ध से पहले ही ऑस्ट्रिया के साथ वर्षा ने संधि की थी कि अगर युद्ध के अंदर ऑस्ट्रिया मेरा सहयोग करता है, युद्ध के पश्चात मैं एक राज्य ऑस्ट्रिया को दूंगा। तो इस एक राज्य के लालच में ऑस्ट्रिया आ गया और ऑस्ट्रिया युद्ध के अंदर हेल्प करता है वर्षा। यहाँ डेनमार्क हो रहा है वर्षा का और यहाँ हो क्या रहा है, डेनमार्क है लड़ रहा है वर्षा से और सहयोग किसने किया, ऑस्ट्रिया ने। मतलब डेनमार्क अकेला है, ऑस्ट्रिया और वर्षा दोनों है। तो इसमें ये हुआ। तो यहाँ देखिए वो क्या होगा, यहाँ डेनमार्क वो हार गया। कौन हार गया, डेनमार्क एक कंट्री है वो हार गई।
युद्ध के शर्तों के अनुसार क्या हुआ जानते हो कि ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा ने वादा किया था कि युद्ध के पश्चात वे ऑस्ट्रिया को एक राज्य गिफ्ट में देगा। तो यहाँ दो राज्य थे, होल्स्टाइन और सेल्सविग, होल्स्टाइन और सेल्सविग। अब यहाँ इन राज्यों की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ऑस्ट्रिया की रुचि इन दो राज्यों में थी, पर ध्यान रहा प्रसा ने यहाँ पर भाई एक बात और में, इन सभी प्लानिंग के पीछे एक व्यक्ति था, बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। बिस्मार्क की तुलना भारत के चाणक्य से करते हैं। जिस तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, एक छोटे से व्यक्ति को उसने पूरे भारत का राजा बना दिया था, वैसे बिस्मार्क ने छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक बड़ा जर्मनी का निर्माण किया था। तो यहाँ क्या हुआ? होल्स्टाइन में क्या था? यहाँ पर जर्मन लोग थे ज्यादा, यहां जर्मन लोग थे कम। अब आप बताइए कि आपके अनुसार प्रसा को कौन सा राज्य रखना चाहिए और कौन सा राज्य देना चाहिए? मेरे हिसाब से आप सोचोगे कि यहां पर क्या है, जर्मनी के लोग ज्यादा है, इस राज्य में प्रसा सेफ है। परंतु प्रसा की सोच थी वो बहुत आगे थी। सोच ये थी कि ये तो राज्य अपना है ही, हालत खराब यहां होगी। तो प्रसा ने क्या किया? इस राज्य को रखा और ये राज्य दे दिया ऑस्ट्रिया को कि ऑस्ट्रिया ये राज्य रख ले। ऑस्ट्रिया का खुश हुआ कि उसे घर बैठे एक फ्री फंड में एक पूरा राज्य मिल गया। परंतु आप जानते हैं प्रसा की प्लानिंग बहुत बड़ी प्लानिंग थी। फिर क्या हुआ? बढ़ते आगे, प्राग संधि और ऑस्ट्रिया से युद्ध, समय बीता और प्रसा की प्लान ये थी कि जो राज्य दिया है होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को, उस राज्य में कुछ ना कुछ ऐसा करवाया जाए कि वहां के लोग भड़क जाए। तो प्रसा ने अपने व्यक्तियों को वहां भेजा और वहां के लोगों को भड़काया कि वे लोग ऑस्ट्रिया में रहने के बजाय प्रसा के साथ मिलना पसंद करेंगे और वो चाहेंगे कि हमारा एक बड़ा जर्मनी बने। तो यही वहां हुआ और वहां पर विरोध को, विद्रोही को दबाने के लिए ऑस्ट्रिया ने वहां के लोगों पर अत्याचार किए। तो ये मामला कौन सा? किसके पास? प्रसा के पास। पर यहाँ आप जानते हैं प्रसा के अकेले की हिम्मत नहीं थी कि वो ऑस्ट्रिया से मुकाबला कर सके। तो यहाँ पर प्रसा ने क्या किया? फिर से एक चाल चली। चाल ये चली, एक कंट्री थी उस समय सार्डिनिया। सार्डिनिया कंट्री को लालच दिया, जब मैं हमला करूं ऑस्ट्रिया पर, उस समय तुम भी हमला करना ऑस्ट्रिया पर। तो होगा क्या? डबल हमले से ऑस्ट्रिया घबरा जाएगा। परंतु आप जानते हैं ये दोनों राज्य क्या है? छोटे राज्य है। प्रसा भी राज्य कोई बड़ा नहीं था और सार्डिनिया राज्य क्या है? कोई राज्य बड़ा नहीं था। फिर क्या हुआ? इस युद्ध में एक खतरा और था कि इंग्लैंड ने पहले बोल दिया कि वो किसी के झगड़े नहीं पड़े, क्योंकि इंग्लैंड को सिर्फ अपना व्यापार करना था। परंतु अभी भी यूरोप का एक बहुत बड़ा देश फ्रांस बच गया था। फ्रांस को युद्ध से दूर रखने के लिए फ्रांस को वचन दिया गया कि उसे कुछ प्रदेश दिए जाएंगे जहां से वह खनिज वगैरह प्राप्ति कर सकता है। तो फ्रांस को लक्ष्य पड़ गया, अपने युद्ध पड़ना भी नहीं है ना अपने लड़ते। आप खुद सोचिए, अगर आपको बिना लड़े, बिना झगड़ा किए कुछ मिल रहा हो तो क्या बुरा है। तो फ्रांस को लक्ष्य मिला कि उससे युद्ध के पश्चात कुछ प्रदेश दे दिए जाएंगे अगर वो युद्ध के बीच में ना। तो फ्रांस अब साइड में हो चुका है। सार्डिनिया ने हमला कर दिया ऑस्ट्रिया पर और वहां से हमला कर दिया प्रसा ने। दोनों ओर से हमला देकर ऑस्ट्रिया घबरा गया और ऑस्ट्रिया ने कुछ समय बाद अपनी हार मान ली। हार के बाद क्या हुआ? एक संधि भी कौन सी? प्राग संधि 1866 में। और संधि में क्या हुआ? इस संधि में ऑस्ट्रिया ने अपना होल्स्टाइन प्रदेश भी दोबारा से फ्रांस को लौटा दिया, प्रसा को लौटा दिया और इनके पश्चात होल्स्टाइन से प्रदेश है वो प्रसा में मिल गया। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ कि फ्रांस को कोई प्रदेश नहीं मिला। सार्डिनिया को कुछ इलाके मिले जो वह चाहता था और युद्ध के पश्चात ऑस्ट्रिया का झगड़ा समाप्त हो गया। पर यहाँ आती है बात फ्रैंकफर्ट संधि की। बिल्कुल 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हुआ? 5 साल तो प्रसा झूठे झांसे देता रहा, चलिए आप कल दे देंगे, परसों दे देंगे, आपको जो राज्य है आपको चाहिए हम दे देंगे, 6 महीने तक, साल तक। ठीक वैसे आप उसे उधार भी मांगते हो और जब आप उसे रुपए लेने जाए तो क्या बोलते हैं? कल दे देंगे। वही यहाँ हुआ, प्रसा ने फ्रांस को लालच दिया उसके पैसे उसके राज्य से मिल जाएंगे। परंतु एक लास्ट क्या हुआ? फ्रांस ने हमला बोल दिया प्रसा पर। यहाँ फ्रांस ने हमला किया है प्रसा पर। प्रसा ने फिर से प्लानिंग
सार्डिनिया को बोल दिया कि तुम भी हमला करेगा किस पर, फ्रांस पर। तो ध्यान रखना, सार्डिनिया वो कंट्री है जो इटली को एक करना चाहती थी। नेक्स्ट जो ना इटली वाला, उसमें पढ़ेंगे कि सार्डिनिया क्यों बार बार हेल्प कर रहा है पर्सा की, आखिर सार्डिनिया को क्या पड़ी है पर्सा के हेल्प करने की, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ से हमला कर दिया फ्रांस पर सार्डिनिया ने, और यहाँ से हमने बोल दिया पर्सा ने, और हुआ क्या, फ्रांस हार गया। तो हारने के पश्चात फ्रांस को फ्रैंकफर्ट संधि करनी पड़ी 1875 में। युद्ध का सारा खर्चा है वो फ्रांस को देना पड़ा। तो आपको तीनों संधियां हो चुकी है, तीनों संधि के पश्चात अभी इसमें एक रह गया है बिस्मार्क का योगदान। एग्जाम में फिर पूछ देते हैं बिस्मार्क ने इसमें क्या योगदान दिया, वो पढ़ेंगे। आपको याद नहीं रहे तो याद ना, BAF, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, इन तीनों के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। और संधि याद ही रहे, गेस्ट ने पराग खाकर फेंक दिया, यही याद रहे। तो डफर, डफ ने, एक बंदा है डफ गेस्ट ने पराग खाकर फेंक दिया। डी डेनमार्क, ए ऑस्ट्रिया, एफ फ्रांस। गेस्टाइन पराग संधि, फेंक दिया फ्रैंकफर्ट। तो इस प्रकार से आप उनको इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिस्मार्क का योगदान, इसीलिए हाँ चलिए पढ़ते हैं बिस्मार्क का योगदान। ध्यान में भाई, बिस्मार्क का योगदान बहुत अधिक रहा था। जर्मनी को एक करने में बिस्मार्क बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हाँ, बिस्मार्क का योगदान आप जानते हैं, पहले मैं बोला था कि बिस्मार्क का ठीक वैसा ही महत्व है जर्मनी के अंदर जिस प्रकार का महत्व चाणक्य का महत्व है मौर्य काल में। तो आप जानते हैं 1861 में विलियम फर्स्ट है वह शासक बनता है पर्सा का। विलियम फर्स्ट की बात करें क्वालिटी की, उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों की पहचान करने में बहुत अच्छा बनता। वह दूसरे व्यक्तियों को मिनट में पहचान लेता कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है। तो उसने क्या किया, सोचा कि क्यों ना जर्मनी को एक किया जाए। उसे लग रहा था कि जर्मनी को एक करने में पर्सा ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके लिए उसे एक बढ़िया टीम चाहिए। आप जानते हैं किसी भी काम को करने के लिए बिना टीम काम नहीं होता। जिस प्रकार से एक मैच को जीतने के लिए 11 प्लेयर खेलना पड़ता है, ठीक वैसे ही एक राज्य को एक करने के लिए सेनापति मंत्रियों को भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया, वॉन रून है उसको बनाए युद्ध मंत्री, वोल्टेक है सबने सेनापति, और बिस्मार्क क्या बनाया, चांसलर। अब उसने चांसलर होता क्या है, चांसलर क्या होता है, जो एक राज्य के मामलों को, एक राज्य या देश के मामलों को दूसरे देशों के सामने या अंतरराष्ट्रीय संस्था के सामने रखा करता है। यहाँ बिस्मार्क का काम क्या था कि पर्सा के जितने मामले हो या कोई कार्य हो जो समस्यात्मक हो, या जिससे पर्सा या उसके सहायक राज्यों को किसी अन्य कंट्री से खतरा हो, ऐसे मामलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने का काम बिस्मार्क के द्वारा किया जाता था। और बिस्मार्क की नीति कौन सी, लोहा और रक्त नीति। इस नीति को आप पहले भी सुन चुके हो, तो आप कमेंट कीजिएगा कि लोहा और रक्त नीति है वो कौन से राजा ने अपनाई थी भारत में। इसको आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। तो बिस्मार्क ने भी लोहा और रक्त नीति को अपनाया था। इसमें क्या था कि दुश्मन को किसी भी तरीके से जिंदा नहीं छोड़ना, यहाँ तक उसके बच्चों को नहीं छोड़ना। बहुत ही बुरी नीति है, परंतु उसने पर्सा को एक करने के लिए नीति को अपनाया था। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण होता है और इस 3 भागों में होता है, डेनमार्क युद्ध, ऑस्ट्रिया युद्ध और फ्रांस युद्ध। गेस्टाइन संधि, पराग संधि और फ्रैंकफर्ट संधि। बिस्मार्क ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जोल्बरलैंड संधि है, आप याद कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा समस्याओं को आप याद कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।